ट्रीटमेंट, राइट। अभी हम लोग यहाँ पे डेंगू ट्रीटमेंट में केवल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देखें, राइट। अप्रोच टू अ केस ऑफ डेंगू, राइट। यहाँ पे हम लोग अप्रोच में दो तीन चीजों को देखेंगे। क्या चीज देखेंगे? पेशेंट क्लिनिकली कैसा है, और पेशेंट में कुछ इन्वेस्टिगेशंस करा के देखेंगे, जिसमें पर्टिकुलरली हम लोग क्या देखेंगे? प्लेटलेट काउंट वगैरह देखेंगे। राइट, तो हम लोग प्लेटलेट काउंट वगैरह देखेंगे, पीसीवी वगैरह देखेंगे। तो यहाँ पे जब ट्रीटमेंट और अप्रोच टू अ केस ऑफ डेंगू की बात करते हैं, राइट, रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस वगैरह हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। रिगार्डिंग ट्रीटमेंट, तो यहाँ पे हम लोग पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन देखते हैं। क्लिनिकल कंडीशन में इतनी सारी चीजें तुम लोगों ने देखा है, फीवर वगैरह नहीं देखना है। फीवर आता है, फीवर चला जाता है, फीवर से किसी की जान नहीं जाती है। क्लिनिकल कंडीशन में ब्लड प्रेशर, राइट, बीपी। ब्लड प्रेशर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है पल्स प्रेशर, राइट। पल्स प्रेशर बता देता है कितना लीकेज हुआ होगा लगभग, पल्स प्रेशर, राइट। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इन्वेस्टिगेशंस, राइट, इन्वेस्टिगेशंस, इन्वेस्टिगेशंस पे अगर सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशंस की बात किया जाए, प्लेटलेट तो है ही, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट एंड, और इसी में हम लोग क्या कहते हैं? पैक्ड सेल वॉल्यूम। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। याद रखिएगा, प्लेटलेट जो सब लोग चढ़वा देते हैं, ये पैक, वो पैक, जंबो पैक, राइट, सिंगल डोनर प्लेटलेट, रैंडम डोनर प्लेटलेट, जब तक जरूरत ना हो कोई भी चीज ट्रांसफ्यूज नहीं करानी होती है, राइट। लोग पैनिक करा के करके, या कुछ डॉक्टर्स एंथुसियास्टिकली ट्रीट करके, तो वो सब गलत प्रैक्टिस है, राइट। तो हम लोग अगर यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ये चीज देखोगे। इसके अलावा प्लेटलेट काउंट तो डेफिनेटली देखोगे, राइट, प्लेटलेट काउंट। तो ये चीजें आपको देखनी है। अप्रोच में ही ये भी देख लेते हैं कि ओनली गिव पैरासीटामोल फॉर फीवर और बॉडी एक और बोथ, राइट। जो एनाल्जेसिक होते हैं उनमें थोड़ी बहुत एंटीपायरेटिक एक्टिविटी भी होती है, राइट। एंटीपायरेटिक्स में कुछ ना कुछ एनाल्जेसिक एक्टिविटी भी होती है। एनाल्जेसिक का मतलब पेन किलर, एंटीपायरेटिक का मतलब है जो फीवर को कम करें। यहाँ पे हम लोग देते हैं पीसीएम। पीसीएम से मेरा मतलब है पैरासीटामोल, राइट, पैरासीटामोल, राइट। ओनली पैरासीटामोल इज सेफ इन डेंगू, राइट, इन डेंगू। अब ऐसा भी नहीं दिन भर पैरासीटामोल खिलाओ, राइट। 4 घंटे के पहले रिपीट नहीं करना है। आगे चल के सब कुछ देखेंगे, अभी एक अप्रोच बना रहे हैं, राइट। और एसओएस देना है, मतलब व्हेन नीडेड। ये नहीं टीडीएस, बीडी, क्यूआईडी 15 बार दिन भर में, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पैरासीटामोल की। पैरासीटामोल को ही क्यों चुना? कोई भी अगर एंटी पायरेटिक आप लोग लेते हो, कोई भी नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग लेते हो, तो वो प्लेटलेट को अपना फंक्शन ठीक से नहीं करने देते हैं, राइट। तो हम लोग कहते हैं दे कॉज प्लेटलेट फंक्शन डिसऑर्डर। यहाँ पे वैसे ही प्लेटलेट कम हो रखे हैं, आप प्लेटलेट को फंक्शन भी नहीं करने दोगे, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग पहले से है, और आप उसको इंक्रीज कर रहे हो। तो हम लोग कहते हैं अदर नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। इस वर्ड को तो समझते होगे तुम लोग। एग्जाम्पल, आइब्यूप्रूफेन। आइब्यूप्रूफेन आइब्यूप्रूफेन आपकी मार्केट में कॉम्बीफ्लाम नाम से आती है, राइट। खूब लोग खाते हैं, लेकिन डेंगू वगैरह है तो ये बिल्कुल सेफ नहीं है, कॉम्बीफ्लाम, राइट। ये सारे क्या करते हैं? अदर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कॉज प्लेटलेट डिसफंक्शन। प्लेटलेट कम नहीं कराएंगे, उसका फंक्शन कम कराएंगे, मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग वगैरह प्रिवेंट करता है, सॉरी, ब्लीडिंग वगैरह प्रिवेंट करता है, वो नहीं हो पाएगा, राइट। देयरफॉर हम लोग कहते हैं रिस्क ऑफ ब्लीडिंग इज इंक्रीज्ड, रिस्क ऑफ ब्लीडिंग में इंक्रीज, राइट। तो इसका मतलब हमें क्या देना है पेशेंट को? हमें केवल एक दवा देना है, वो भी जब फीवर हो उसको 100 या 100 से ज्यादा, दैट इज पैरासीटामोल, राइट। इफ टेम्परेचर
ग्रेटर देन और इक्वल टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पहली अप्रोच में हम लोगों ने देखा कितनी कम मेडिसिन देनी है, कोई एंटीबायोटिक नहीं देनी है, क्योंकि यहाँ पे वायरल इलनेस है, कोई बैक्टीरिया नहीं गया है कि एंटीबायोटिक दे दो, राइट। एंटीबायोटिक देने से चीजें कॉम्प्लिकेट ही होंगी, क्योंकि हर एक एंटीबायोटिक के अपने अलग साइड इफेक्ट्स होते हैं, कभी कभी तो इंसान सेंसिटिव भी होता है, डेथ तक हो सकती है, राइट। तो एक तो हम लोगों ने पहला देख लिया यहाँ पे, पैरासीटामोल तो देंगे ही। अभी पूरा ट्रीटमेंट नहीं पड़ रहे हैं, अगर पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है तो ऑन्डेंसिट्रॉन वगैरह भी दोगे, राइट। लेकिन अभी केवल हम लोग एक अप्रोच देख रहे हैं। सेकेंड चीज यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, नो एंटीबायोटिक्स, राइट, नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स। और आज तक कोई ऐसी एंटीवायरल ड्रग नहीं बनी, राइट, जो इस वायरस पे काम करे। कोई ऐसी वैक्सीन भी अभी नहीं बनी जो डेंगू के इन्फेक्शन या डेंगू के अगेंस्ट इम्यूनिटी दे, बिकॉज वायरल इलनेस नॉट बैक्टीरियल, राइट। तो कभी भी बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए, बहुत सारे हार्म्स होते हैं, किसी दिन डिस्कस करेंगे। नो नीड ऑफ एंटीबायोटिक्स, राइट। नो एंटीवायरल, एंटीवायरल जैसे ए साइक्लोवीर वगैरह है, राइट, HIV वगैरह में भी आप लोग देते हो, बट दोज एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डेंगू, राइट। नो एंटीवायरल ड्रग्स, एग्जाम्पल जैसे ए साइक्लोवीर वगैरह का नाम बहुत सुने होंगे, नहीं देना है, नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट डेंगू वायरस, राइट, अगेंस्ट डेंगू वायरस। कुल मिला के एक डेंगू के पेशेंट को ट्रीट करने में कोई खर्चा ही नहीं आता है फ्लूइड मैनेजमेंट के अलावा, ठीक है। प्लेटलेट भी तब हमें देना है जब प्लेटलेट बहुत कम हो जाए, या प्लेट या पेशेंट में ब्लीडिंग दिख रही हो कहीं से, चाहे स्टूल्स ब्लैक हो गए हों, चाहे नाक से ब्लड आ रहा हो, चाहे बहुत सारे रैसेस आ गए हों पेशेंट को, जिसको हम लोगों ने डिस्कस किया था, पेटिकी, परप्यूरा एंड इकाइमोसिस, राइट। तो यहाँ पे दो चीज हम लोगों ने बेसिक देख लिया है, एक तो पैरासीटामोल से काम चलाएंगे, और दूसरा हम लोग यहाँ पे एंटीबायोटिक नहीं देंगे, कोई एंटीवायरल भी नहीं देंगे, दो चार एंटीवायरल जो हम लोग जानते हैं उसका भी यहाँ कोई मतलब नहीं है, राइट। तीसरा हम लोग यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी हम लोग अवॉइड करेंगे, राइट, अवॉइड अननेसेसरी, राइट, अननेसेसरी प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, राइट। जितना प्लेटलेट चढ़ाओगे उतना प्लेटलेट आपका जो एंटीबॉडीज बनी है वो डिस्ट्रॉय करेगी। अब इसका मतलब ये नहीं प्लेटलेट जीरो हो जाए तब भी नहीं चढ़ाओगे, राइट। अननेसेसरी इसलिए नहीं चढ़ाओगे बिकॉज whatever platelet you will transfuse, whatever platelet you will transfuse, right, may be damaged by the एंटीबॉडीज। तो हम लोगों ने देखा था यहाँ पे कुछ एंटीबॉडीज बनी थी जो प्लेटलेट और ब्लड वेसल को डिस्ट्रॉय कर रही थी, तो जो चढ़ाओगे वो भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अगर पेशेंट ब्लीड कर रहा हो तो आपको थोड़ी देर के लिए बढ़ाना है तो चढ़ा दो, राइट। तो यहाँ पे ये देख लेते हैं इंडिकेशंस ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, कब कब हमें प्लेटलेट देना है। आगे चल के जब पूरा ट्रीटमेंट देखेंगे तो देखेंगे कितने टाइप के प्लेटलेट्स होते हैं, कैसे ट्रांसफ्यूज किया जाता है, ऑल दोस थिंग्स। इंडिकेशंस ऑफ प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, राइट। अगर हम लोग कहें इफ प्लेटलेट काउंट डिक्रीजेस बिलो 10,000, राइट, चाहे ब्लीडिंग एविडेंस हो या ना हो, इवन व्हेन नो एक्टिव ब्लीडिंग एविडेंस, राइट। 10,000 से कम पे कभी भी ब्लीड कर सकता है इंसान, चलो ठीक है, नाक से ब्लड आ गया, स्टूल में ब्लड आ गया, दैट इज नॉट दैट वरीसम। ब्रेन में मान लो ब्लीड कर गया, हेमरेज हो गया ब्रेन, राइट। तो प्लेटलेट्स को हम लोग रिजर्व में रखते हैं, अगर प्लेटलेट काउंट एक्सट्रीमली लो हो जाए जिससे लाइफ थ्रेटनिंग इंटरनल ब्लीड के चांसेस हो, देन वी विल प्रोवाइड प्लेटलेट्स। सेकेंड हम लोग कहते हैं इफ एक्टिव ब्लीडिंग इज प्रेजेंट, अगर किसी को एक्टिवली ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब कुछ भी प्लेटलेट काउंट हो, राइट, इवन अप टू 50,000 प्लेटलेट काउंट हो तो भी चढ़ा देना है, राइट। देन एनी प्लेटलेट काउंट approximately 50,000, right, platelets can be given, right। इसका मतलब है कि कुछ लोगों में
ज्यादा प्लेटलेट होते हैं लेकिन प्लेटलेट अपना फंक्शन ठीक से नहीं कर पाते हैं। तो कुछ लोगों, जैसे मान लो हम अगर 10 लोग मिल जाते हैं तो कुछ सबके प्लेटलेट कम कर दिया जाए। कोई 40,000 पे ब्लीड करने लगेगा, कोई 5,000 पे भी ब्लीड नहीं करेगा, कोई 10,000 पे ब्लीड करने लगेगा। तो सबकी अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है, सबके अपने अपने प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन और एडहेशन की कैपेसिटी होती है, राइट। अगर कोई ब्लीड करने लगा है तो प्लेटलेट दोगे तो कुछ ना कुछ हेल्प ही होगा। तो हम लोग इन जनरल ये मानते हैं 40,000 से कम है और पेशेंट एक्टिवली ब्लीड कर रहा है तो भी प्लेटलेट देना है। लेकिन अगर ब्लीड नहीं कर रहा है तो 10,000 से कम है तब प्लेटलेट देना है, ठीक है। चलिए आइए, तो ये इतना 3 बेसिक रहा, ये बहुत बेसिक था। अब थोड़ा सा और आते हैं, अपना एक लेवल बढ़ाते हैं, राइट। हम लोग यहाँ पे कहते हैं जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज फ्लूइड मैनेजमेंट, राइट। इसमें बहुत सारे ट्विस्ट भी हैं तो इसको बहुत ध्यान से देखना, राइट। यही आपका सबसे ज्यादा लाइफ सेविंग स्टेप है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे फोर्थ, राइट, फ्लूइड मैनेजमेंट, राइट, फ्लूइड मैनेजमेंट। हम लोग कहते हैं दिस इज मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट, मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट इन सीवियर एंड लाइफ थ्रेटनिंग डेंगी। आगे चल के हम लोग देखेंगे डेंगी हेमरेजिक फीवर या डेंगी शॉक सिंड्रोम कहते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग डेंगी, राइट। अब देखो यहाँ पे हम लोग कहते हैं फ्लूइड, प्रीफर्ड फ्लूइड्स, प्रीफर्ड फ्लूइड्स। यहाँ पे मैं केवल 2 फ्लूइड का नाम लूंगा, ठीक है, डीएनएस का नाम नहीं लूंगा। हम लोग कहते हैं रिंगर्स लैक्टेट या नॉर्मल सेलाइन, राइट। इनसे ज्यादा सेफ है डीएनएस, ठीक है, अगर किसी पेशेंट में कोई कोमॉर्बिडिटी हो, अदरवाइज दीज आर बेटर। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ये क्रिस्टलॉइड्स कहे जाते हैं, दिस इज रिंगर्स लैक्टेट। आगे चल के फ्लूइड वगैरह देखा जाएगा, रिंगर्स लैक्टेट एंड दिस इज नॉर्मल सेलाइन, राइट। रिंगर्स लैक्टेट एंड नॉर्मल सेलाइन, दोनों में से कोई भी दे सकते हो, राइट। अगर देखा जाए बेस्ट ये है, लेकिन इससे ज्यादा सेफ नॉर्मल सेलाइन है, उससे भी ज्यादा सेफ डीएनएस है। लेकिन अगर एक फ्लूइड का बात किया जाए और कह दिया जाए कि 20 साल का कोई इंसान है, क्या लगाओगे, बेटर इज रिंगर्स लैक्टेट, ठीक है। अगर पेशेंट की मॉनिटरिंग बेहतर तरीके से कर सकते हो, या कोई बच्चा है तो रिंगर्स लैक्टेट के अलावा कुछ लगाना ही नहीं है। तो यहाँ पे अगर बात किया जाए रिंगर्स लैक्टेट की, तो जितना कम बीपी होगा इनिशियल अमाउंट उतना ज्यादा दोगे, ताकि जब बीपी मेंटेन हो जाए तो चीजों को आप कंटिन्यू कर सको, मेंटेनेंस डोज में दे सको। थोड़ी सी एक झलक देख लीजिए, हो सकता है आप लोगों ने पहले देखा हो या कुछ लोगों ने ना देखा हो। दिस इज रिंगर्स लैक्टेट। आगे चल के बताएंगे कि फ्लूइड्स में क्या डिफरेंस होता है लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन में। दिस इज आरएल, दैट इज रिंगर्स लैक्टेट, राइट। और इसी तरीके से एक दूसरा फ्लूइड है दैट इज नॉर्मल सेलाइन, राइट। सॉल्ट होता है 0.9% NaCl, राइट। दिस इज 3%, 0.9% NaCl। हम लोग इसी को कहते हैं नॉर्मल सेलाइन, इसका नाम होता है NS, राइट। नॉर्मल सेलाइन जो इसकी स्ट्रेंथ होती है 0.9% होती है, यही नॉर्मल सेलाइन होता है। बाकी सब आपके कंसंट्रेटेड सेलाइन होते हैं, तो ये NS नाम से ही आता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके मेन फ्लूइड हैं जिनको हम लोग प्रीफर करते हैं अगर पेशेंट अदरवाइज फिट एंड फाइन है, मतलब कोई इसको पैनक्रियाज की प्रॉब्लम नहीं है, कोई डायबिटिक नहीं है, कोई हाइपरटेंसिव नहीं है, राइट, कोई बहुत ज्यादा बड़ी कोमॉर्बिडिटी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट है दैट इज फ्लूइड मैनेजमेंट, राइट। हमें पेशेंट को फ्लूइड देना है ताकि टू इम्प्रूव बीपी। प्लेटलेट को तो हम लोगों ने देख लिया है, प्लेटलेट मेन स्टे नहीं है, प्लेटलेट तो बहुत गए गुजरे कंडीशन में देना है, जब बहुत कम हो जाए या पेशेंट ब्लीड करने लगे। पेशेंट ब्लीडिंग से कम मरता है, शॉक में जाके ज्यादा मरता है, ठीक है, या जो इलनेस होती है उसकी हाइपोटेंशन की वजह से मैनिफेस्टेशन ज्यादा होते हैं, राइट। शॉक में चला जाएगा तो जरूर मर जाएगा, थोड़ा सा नाक से खून आए तो शायद ना मरे। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड ऑफ चॉइस आपका रिंगर्स लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन है। कितना फ्लूइड दोगे, किस हिसाब से फ्लूइड दोगे, इसके लिए फिर से वही आपका क्लिनिकल और लैब क्राइटेरिया, राइट। हाउ टू गिव फ्लूइड्स, अगेन हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे क्लिनिकल
प्लस लैब क्राइटेरिया। क्लिनिकल में अगेन लुक फॉर बीपी एंड पल्स प्रेशर, और यहाँ पे हीमोग्लोबिन एंड हिमेटोक्रिट, या इसी को हम लोग पीसीवी कहते थे। देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लिनिकली आप पेशेंट का बीपी दे सकते हो, और हर 2 से 4 घंटे पे यहाँ पे पेशेंट का हमें हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट या पैक्ड सेल वॉल्यूम कराना पड़ता है, राइट। हो सकता है किसी का बीपी 100 हो, राइट, लेकिन पल्स प्रेशर नॉर्मल हो, लेकिन पल्स प्रेशर कम हो, 40 से कम हो, राइट, जैसे हम लोगों ने देखा था 20-22 हो जाता है, दैट इज मोर डेंजरस। तो यहाँ पे हमें ये अप्रोच लेके चलनी है। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ क्लिनिकल सिनेरियो देता हूँ और बताता हूँ। जैसे मान लीजिए सिनेरियो वन का अगर हम लोग डिस्कशन करें यहाँ पे, तो सिनेरियो वन में मैंने कह दिया किसी का आपने बेस लाइन, आपको पता है जब पहली बार आया था तो हीमोग्लोबिन 10 ग्राम था, प्लेटलेट काउंट आपका इसका 2 लाख था, 2 लाख थोड़ा ज्यादा हो गया, 1 लाख है, राइट, और पैक्ड सेल वॉल्यूम या हिमेटोक्रिट आपका 30% है, राइट। सब कुछ मैच कर रहा है, ऐसे कोई वरीसम कंडीशन नहीं है, राइट। अगर मान लीजिए मैंने कह दिया एडल्ट है भाई साहब, ये बीपी इनका है 100/80 mmHg, जाहिर सी बात है यहाँ से आपको लग रहा है क्लिनिकल कंडीशन गड़बड़ है। क्लिनिकल कंडीशन का मतलब बीपी है, यहीं से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं पल्स प्रेशर, जो कि आपकी क्या है, नैरो है, करीब 20 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, मतलब बीपी एंड पल्स प्रेशर आर एबनॉर्मल। भाई क्लिनिकली तो यही देखोगे, क्लिनिकली आप लोग वो थोड़ी ना देख लोगे प्लेटलेट। और इन्वेस्टिगेशन अगर देखो यहाँ पे, तो इन्वेस्टिगेशन नॉर्मल है लगभग। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे इसका इंटरप्रिटेशन हम लोग देख रहे हैं पेशेंट क्लिनिकली स्टेबल है, नॉन स्टेबल नहीं, बीपी कम हो रखा है पेशेंट का, मतलब क्लिनिकली पेशेंट ठीक नहीं है। और जब हम लोग देख रहे हैं हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट और हिमेटोक्रिट, तो वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, राइट। राइट, तो इसका मतलब है प्लेटलेट लगभग ठीक है, हिमेटोक्रिट, हीमोग्लोबिन लगभग आपका मैच कर रहा है, कोई भी चीज नॉर्मल से तो ज्यादा नहीं है, राइट। तो ऐसे केसेस में इसका मतलब क्लिनिकली पेशेंट नॉट गुड, राइट, एज बीपी लो, पल्स प्रेशर नैरो या लो, राइट। तो यहाँ पे आप लोग एक नॉर्मल अमाउंट से इसको फ्लूइड दोगे, राइट। ओरली भी आप इससे कहोगे नारियल पानी पियो, ओआरएस पियो, ग्लूकॉन डी पियो, सेवरल अदर थिंग्स, राइट। तो हमारा यहाँ पे इंटरप्रिटेशन होगा और हम लोग क्या देंगे, गिव आईवी फ्लूइड्स, राइट, एट नॉर्मल रेट। आगे चल के डिस्कस करेंगे नॉर्मल रेट क्या है, राइट। ओरल फ्लूइड्स अगर पेशेंट ले सकता है, ओरल फ्लूइड्स इफ पेशेंट कैन एक्सेप्ट, राइट। एग्जाम्पल जैसे ओआरएस हो गया, जूस वगैरह हो गया, कीवी वगैरह खिलाने की कोई जरूरत नहीं, कीवी, पपीता एंड ऑल दोस थिंग्स, वो सब कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ, कुछ चीज आप लोग कहाँ से देख लोगे, इन्वेस्टिगेशन से, राइट, लैब से। कुछ चीज आप लोग खुद ही क्लिनिकली देखोगे कि भाई उसकी पल्स कैसी है, बीपी कैसा है, पल्स प्रेशर कैसा है। आइए सेकेंड सिनेरियो लेते हैं, यहाँ से आप लोगों का एक अप्रोच बेहतर बन जाएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सिनेरियो 2, राइट। मैंने कह दिया चलो बेसलाइन अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, चलो बेसलाइन लिख ही लो। बेसलाइन की अगर बात करें, मैंने कह दिया हीमोग्लोबिन 10 लेके आए थे, पीसीवी भाई साहब लेके आए थे 30, राइट। आपने डे 2 पे कराया, राइट, डे 2 पे इनका हीमोग्लोबिन आ गया 15, पीसीवी आ गया 45, राइट। इसका मतलब दोनों इंक्रीज हो गए हैं। और इनका जो बीपी आया, ब्लड प्रेशर आ गया इनका 88/70, राइट। ये आपका पूरा क्लिनिकल सिनेरियो है। यहाँ पे अगर हम लोग इसको इंटरप्रेट करें तो चीजें बहुत गड़बड़ लगेंगी। इंटरप्रिटेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें,
तो क्लिनिकली ये क्लिनिकल है, क्लिनिकली आपका क्या है, पेशेंट नॉट गुड, नॉट वेरी स्टेबल आई मीन, क्योंकि क्यों, बीपी कम है, पल्स प्रेशर कम है, राइट। और अगर यहाँ पे हम लोग लैब की बात करें, लैब में भी अगर देखो तो आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीज हो गया है और हिमेटोक्रिट भी इंक्रीज हो गया है, अगेन आपका नॉट गुड साइन, राइट। यहाँ पे हमें फ्लूइड थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग ट्रीटमेंट या इंटरप्रिटेशन की बात करें, गिव फ्लूइड एट फास्टर रेट, राइट, प्रिफरेबली रिंगर्स लैक्टेट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं पेशेंट का यहाँ पे क्लिनिकल भी ठीक नहीं है, लैब में भी आप लोग देख रहे हो हीमो कंसंट्रेशन बढ़ता जा रहा है, मतलब ये जो बीपी और पल्स प्रेशर फॉल हुए हैं इसलिए हुए हैं क्योंकि ब्लड वेसल में केवल हीमोग्लोबिन ही बचा है, आरबीसी ही बचे हैं, जो वाटर वाला कंपोनेंट था, राइट, जिससे प्लाज्मा बनता था, वो सब बाहर निकल चुके हैं। इसका मतलब पेशेंट में एडिमा हो रहा होगा, एसाइटिस हो रहा होगा, प्लूरल इफ्यूजन हो रहा होगा, पेरिकार्डियल इफ्यूजन हो रहा होगा, राइट। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन था। तो हम लोग यहाँ पे ये देखना चाह रहे हैं कि अगर पेशेंट क्लिनिकली नहीं ठीक है, राइट, इसको इवेलुएट करेंगे, लैब क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग गड़बड़ है, इसको इवेलुएट करेंगे, तो दोनों को इवेलुएट करेंगे। अगर यहाँ पे हम लोग कहें हिमेटोक्रिट बढ़े, इट इज डेंजरस साइन, राइट, लेकिन तब डेंजरस है जब पेशेंट क्लिनिकली आपका गड़बड़ हो रहा हो। देखो इसको समझो, सिनेरियो 3, सिनेरियो 3 में मान लीजिए मैंने अगर बेसलाइन वही ले लिया, बेसलाइन यही सबसे इंपॉर्टेंट है, बेसलाइन अगर मैंने सेम ले लिया, मैंने कह दिया हीमोग्लोबिन 10 लेके आए थे, पीसीवी आपके लेके आए थे 30, आपने डे 2 पे कराया, ठीक है, आपके पास एडमिट है पेशेंट, हीमोग्लोबिन इसका, हीमोग्लोबिन कम हो गया, 5 हो गया, पीसीवी आपका 15 हो गया, ये आया। और अगर आपको लगता है कि ये बढ़ रहा था तो गड़बड़ था, यहीं पे डे 2 पे ही आपने जब इसका वो कराया, बीपी लिया, तो बीपी आ गया 78/70, राइट। तो यहाँ पे आप लोग देखो हिमेटोक्रिट बढ़ा नहीं है, कम हो गया है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन भी ठीक नहीं हुई है, राइट। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको इंटरप्रेट करें तो चीजें गड़बड़ मिल रही हैं हमको कि दोनों गड़बड़ा गए हैं उल्टे डायरेक्शन में। इंटरप्रिटेशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्लिनिकली नॉट गुड, राइट, क्लिनिकली नॉट गुड। मैं कह रहा हूं अगर हीमोग्लोबिन बढ़ जाता तो भी नहीं सही था, राइट, लेकिन हीमोग्लोबिन कम हो जा रहा है, चलो ठीक है, पेशेंट बेहतर हो जाता तो चलो एक बार को मान लेते, मतलब उसका बीपी वगैरह सही होता, पेशेंट का बीपी भी कम हो गया, हिमेटोक्रिट भी कम हो गया, ये तो अजीब चीज है, मतलब कोई हीमोग्लोबिन 10 लेके आया था उसका हीमोग्लोबिन 2 हो गया, हीमोग्लोबिन 2 कैसे हो गया, अब यही देखना है हम लोगों को। क्लिनिकली नॉट गुड क्यों, क्योंकि बीपी कम हो गया, पल्स प्रेशर कम हो गया। अगर यहाँ पे हम लोग लैब क्राइटेरिया की बात करें तो हीमोग्लोबिन भी कम हो गया और पीसीवी भी कम हो गया। इसका मतलब क्या है, हीमोग्लोबिन किसी के शरीर में कम कैसे हो गया, चलो ठीक है आप फ्लूइड दे रहे थे, थोड़ा बहुत हीमोग्लोबिन कम हो सकता था, लेकिन तब बीपी इंप्रूव करना चाहिए था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये मान के चलना है कि पेशेंट अंदर ही अंदर कहीं ब्लीड कर गया है, राइट, दिस इज हाईली सजेस्टिव ऑफ, अगर बाहर ब्लीड नहीं हुआ है, इंटरनल ब्लीड, हाईली सजेस्टिव ऑफ, तभी तो हीमोग्लोबिन कम हुआ है, हाईली सजेस्टिव ऑफ इंटरनल ब्लीड, राइट, चाहे उसको पेट में ब्लीडिंग हो गई हो, मतलब पेरिटोनियल कैविटी में हेमरेजिक एसाइटिस हो गया हो, प्लूरल इफ्यूजन हो गया हो जिसमें ब्लीड हो सकता है ब्रेन में ब्लीड हो गया हो, राइट। तो यहाँ पे सजेस्टिव ऑफ इंटरनल ब्लीड, राइट, देयरफॉर क्या हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया, राइट, देयरफॉर हिमेटोक्रिट कम हो गया, राइट। इसका मतलब यहाँ पे अब आप लोग फ्लूइड तो दोगे ही, लेकिन फ्लूइड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे गिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन, राइट। यहाँ पे पेशेंट को ब्लड चढ़ाना है क्योंकि पेशेंट ब्लीड कर रहा है। जैसे मान लो किसी को कहीं रोड पे एक्सीडेंट हो गया तो उसको फ्लूइड तो चढ़ाओगे ही, चलो ठीक है, उससे भी मेंटेन होंगी चीजें, लेकिन अगर ब्लड होगा तो ब्लड पहले चढ़ाओगे, ब्लड भी फ्लूइड है ना, तो वो वॉल्यूम को तो मेंटेन करेगा ही, बॉडी को आरबीसी भी देगा। मेरे ख्याल से इस लॉजिक को समझ गए हो तुम लोग। अब जैसे यहाँ पे एक लास्ट सिनेरियो दे देते हैं
या इसकी अंडरस्टैंडिंग की अगर बात करें, अंडरस्टैंडिंग की बात ये हमारा ये है कि हम लोग चाहते हैं, आवर एम इज टू डिक्रीज हीमोग्लोबिन, टू डिक्रीज पीसीवी, बट टू इम्प्रूव बीपी, पल्स प्रेशर एट सेम टाइम, राइट। तो ये आपका क्या है, ये गुड है। गुड इसलिए है, पीसी हीमोग्लोबिन क्यों कम होगा, क्योंकि आप फ्लूइड दे रहे हो पेशेंट का को, है ना, क्योंकि फ्लूइड दे रहे हो तो ब्लड डाइल्यूट होगा, थोड़ा बहुत कम हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हम लोगों ने लास्ट सिनेरियो लिया, राइट, अगर हम लोग कहें हीमोग्लोबिन भी कम हो रहा है, पीसीवी भी कम हो रहा है, बीपी भी कम हो रहा है, पल्स प्रेशर भी कम हो रहा है, तो ये तो नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए, ये कम हो और ये आपका इंप्रूव हो। लास्ट सिनेरियो में हम लोगों ने क्या दे दिया, बीपी भी कम कर दिया, पल्स प्रेशर भी कम कर दिया, हीमोग्लोबिन भी कम कर दिया, पीसीवी भी कम कर दिया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था, सेकेंड सिनेरियो में बीपी पल्स प्रेशर हम लोगों ने कम किया था, हिमेटोक्रिट बढ़ाया था, राइट। अगर ये क्लिनिकली सही होता तो बीपी और पल्स प्रेशर कम क्यों होता, राइट। अगर ये क्लिनिकली सही होता तो बीपी और पल्स प्रेशर कम क्यों होता, राइट। अगर क्लिनिकली सही होता तो बीपी और पल्स प्रेशर ज्यादा होता या नॉर्मल होता, राइट। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, गुड तब बोलोगे जब बीपी इंप्रूव करे, हीमोग्लोबिन और पीसीवी डिक्रीज करे, राइट। लेकिन अपना एम भी यही है, इसको कम करना। लेकिन ये एम नहीं है कि ये भी डिक्रीज करे और उसके साथ बीपी भी डिक्रीज करे, राइट। तो ये आपका वर्स्ट सिनेरियो होता है, राइट, वर्स्ट सिनेरियो सजेस्टिव ऑफ ब्लीड, राइट। तो डेंगी में प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन फ्लूइड के अलावा जो लाइफ सेविंग होता है, दैट इज आल्सो ब्लड ट्रांसफ्यूजन।